यस पीपल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हो सब तुम लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। और मैं बता दूं, मैं भी बिल्कुल बिंदास हूँ। ओके, आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, ओवरहेड चैप्टर। ठीक है, ये तुम्हारा इंटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर ओवरहेड चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है। बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर कस्टिंग पेपर में सबसे आसान चैप्टर कुछ होता है वो ओवरहेड। ये गारंटी मैं देता हूं। तुम मेरे क्लास एकदम बिगनिंग से एंड तक देखो, मतलब एक क्लास नहीं, ओवरहेड का कम से कम 8 या 9 या 10 क्लास लगेगा। पूरा का पूरा क्लास देखो। ओवरहेड क्यों, पूरा कस्टिंग का क्लास देखो, कस्टिंग पेपर पूरा आसान हो जाएगा। ओके चलो देखो, ये ओवरहेड चैप्टर से तुम्हारे एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन आएगा, वो 10 मार्क से कम नहीं आएगा। इसका मतलब ये चैप्टर को अगर तुम फ्रेंडली बना देते हो तो तुम्हारा 10 मार्क सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, अब बोलेंगे सर क्या सच में एक क्वेश्चन आएगा जो हमारा वो सही होगा, मतलब करेक्ट होगा? बेटा ओवरहेड का क्वेश्चन तुम्हारा 100% हमेशा करेक्ट होगा, क्योंकि तुम हमारे क्लास कर रहे हो। ठीक है चलो देखो, पहले सबसे पहले पैराग्राफ रीड करो। ओवरहेड क्या होता है? एन ओवरहेड इज द अमाउंट व्हिच इज नॉट आइडेंटिफाइड विद एनी प्रोडक्ट। The name overhead might have come due to the region of over and above the normal head of expenditure. Okay. It is the aggregate of indirect material, indirect labor, and indirect expenditure. The generic term used to denote the indirect material, indirect labor, and indirect expenses. Thus, overhead form a class of cost that cannot be allocated or absorbed, but can only be apportioned to cost units. पैराग्राफ पढ़ने के बाद मुझे यही समझ में आ रहा है कि ओवरहेड का मतलब होता है सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट। मैंने बताया था कॉस्ट का क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन चैप्टर हम लोग कवर किए थे। कॉस्ट का क्लासिफिकेशन चैप्टर में मैंने सिखाया था कि कॉस्ट एलिमेंट वाइज 3 प्रकार का क्लासिफाई होता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सॉरी मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। तो फटाफट एक बार एक क्विक रिवीजन करो। एलिमेंट वाइज कॉस्ट 3 प्रकार का होता है। क्या क्या चीज? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। बोलो यस और नो? हाँ। फिर मटेरियल 2 तरीका होता है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर 2 तरीके का होता है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस 2 तरीके का होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो सारे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों प्राइम कॉस्ट का पार्ट होगा। तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। लेकिन जो इनडायरेक्ट खर्चा बचा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे को हम ओवरहेड कहते हैं। तो ओवरहेड इज द टोटल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ सर, क्या तुम लोग बेसिक कंसेप्ट क्लासिफिकेशन वाला क्लासेस को रिवीजन करके आए हो? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो चलिए यहाँ पे जो स्पेस है फटाफट मेरे साथ साथ लिखो, ओवरहेड क्या होता है। तो लिखो, ओवरहेड आर, ओवरहेड्स आर। अच्छा, जिसके पास मेरा मैट नहीं है तुम एक काम करो, अगर तुम हमारा क्लास ज्वाइन करोगे तो तुम्हें मैट मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर फ्री क्लास यूट्यूब में तुम देख रहे हो तो एक अपना कॉपी यूज कर सकते हो, तो कॉपी में तुम लिख सकते हो। तो ठीक है, लेकिन ऐसा लिखने से क्या होता है ना, एग्जाम में जब तुम रिवाइज करोगे ना, सारी चीज तुम्हारे सामने, मतलब बहुत इजी हो जाएगा रिविजन करने के लिए। चलो, ओवरहेड आर इनडायरेक्ट कॉस्ट which cannot be identified with the product produced or services rendered। नेक्स्ट लाइन आरो देख लिखो, सीमा डिफाइंस overhead as the total cost of indirect material, indirect labor and indirect expenses। बस। आप बोलेंगे सर
ओवरहेड का एक दो एग्जांपल दे दीजिए। तो लिखो एग्जांपल, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स एक्सेट्रा, ये सारे ओवरहेड बोला जाएगा। ठीक है, बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ओवरहेड क्या होता है? हाँ सर, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ओवरहेड क्या होता है। देखो आज हम सीखेंगे कि ओवरहेड का ट्रीटमेंट क्या होगा कॉस्टिंग में। उसको कहते हैं ओवरहेड अकाउंटिंग। बहुत सारे ओवरहेड के लिए बहुत सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। पहले क्लासिफिकेशन होगा, अलोकेशन होगा, अपॉर्शनमेंट होगा, अब्जॉर्प्शन होगा। हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे ये कॉन्सेप्ट को। चलो ये क्लासिफिकेशन भी अभी हम नहीं देखेंगे। हाँ, चलो एक काम करेंगे, ये ओवरहेड चैप्टर में हम क्या करेंगे उसका एक बार लिस्ट बना देते हैं, फिर लिस्ट के हिसाब से एक 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 कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। तो लिखो यहाँ पे जो स्पेस है पेज नंबर 195 के आसपास, व्हाट टू बी स्टडी इन ओवरहेड चैप्टर। ये ओवरहेड चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? पहले हम सीखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई ओवरहेड, यानी कलेक्शन ऑफ ओवरहेड। हम ओवरहेड को कैसे पहचानेंगे, मतलब ओवरहेड हमें कहाँ मिलेगा, हम कलेक्ट करेंगे ओवरहेड। फिर उसके बाद हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। फिर हम सीखेंगे आइटम वाइज या ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड। फिर हम सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल ओवरहेड विथ बजटेड ओवरहेड फॉर रिपोर्टिंग। फिर अच्छा इतना सा हेड दे दो, लेकिन ये मेन हेड, इसमें बहुत सारे सब हेड आएगा। चलो पहले हम सीखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई ऑफ ओवरहेड, यानी कलेक्शन ऑफ ओवरहेड। ठीक है, ये जो पीडीएफ में कलेक्शन कैसे होगा ओवरहेड, देखो कलेक्शन ऑफ ओवरहेड एंड कोडिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। पहले इसको एक बार रीड करो। दिस कॉन्सेप्ट आर डिस्कस्ड बिलो। कलेक्शन ऑफ ओवरहेड, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, स्टोर्स, इश्यू नोट, परचेज वाउचर, ओवरहेड, इनडायरेक्ट मटेरियल, नेचर, कंज्यूमेबल, लुब्रिकेंट एक्सेट्रा। फिर पेरोल शीट, टाइम शीट, इनडायरेक्ट लेबर, wages, सैलरी, कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी बेनिफिट, बोनस, इंसेंटिव्स, आइडल टाइम एक्सेट्रा, कैश बुक, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्ट, सब्सिडरी रिकॉर्ड, जर्नल, अदर रिपोर्ट एक्सेट्रा। इसका मतलब अगर तुम स्टोर्स देखो, मैंने बोला कि ओवरहेड में क्या चीज आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल आएगा, इनडायरेक्ट लेबर आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ मिलेगा? अब बोलेंगे सर इनडायरेक्ट मटेरियल श्रीलंका में मिलेगा। नहीं, तुम्हारा जो मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट है या जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को अगर तुम चेक करोगे तो तुम्हें इनडायरेक्ट मटेरियल मिलेगा। तो इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए कौन सा रिकॉर्ड को हमें चेक करना होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए हमें स्टोर इश्यू नोट्स को चेक करना होगा, परचेज वाउचर को चेक करना होगा।
तो अगर तुम स्टोर्स इश्यू नोट परचेज वाउचर चेक करोगे तो तुम्हें इनडायरेक्ट मटेरियल मिल जाएगा। इनडायरेक्ट, अच्छा, परचेज वाउचर, स्टोर्स इश्यू नोट, इनडायरेक्ट मटेरियल का डिटेल्स मिलेगा। एक दो एग्जांपल दीजिए इनडायरेक्ट मटेरियल का। देखो, लुब्रिकेंट, कंज्यूमेबल एक्सेट्रा। तो कितना लुब्रिकेंट यूज हुआ है, कितना कंज्यूमेबल परचेज हुआ है, ये सब परचेज वाउचर स्टोर्स इश्यू नोट से मिल जाएगा। अच्छा, अगर तुम पेरोल डिपार्टमेंट को जाओगे, पेरोल शीट देखोगे या टाइम शीट देखोगे, तो पेरोल शीट या टाइम शीट से तुम्हें पता चलेगा कि इनडायरेक्ट लेबर कितना हुआ है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट लेबर भी एक ओवरहेड। इनडायरेक्ट लेबर ओवरहेड कहाँ कलेक्शन होगा? इनडायरेक्ट लेबर पेरोल टाइम शीट से कलेक्शन होगा। अगर तुम इनडायरेक्ट लेबर का एक दो एग्जांपल समझना चाहते हो तो इनडायरेक्ट लेबर का एग्जांपल होता है वेजेस, सैलरी, कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी बेनिफिट, बोनस, इंसेंटिव, आइडल टाइम एक्सेट्रा। ठीक है, अगर तुम कैश बुक देखोगे, ठीक है, तो कैश बुक से ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्ट का डिटेल से मिल जाएगा, क्योंकि चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो या चाहे वो इनडायरेक्ट लेबर हो, उसके लिए तो पेमेंट ही होगा ना। तो पेमेंट होगा तो पेमेंट डेफिनेटली कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। तो कैश बुक अगर तुम देखोगे तुम्हें इनडायरेक्ट मटेरियल का पता भी लगेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी जानकारी होगा, इनडायरेक्ट लेबर का भी जानकारी होगा। सब्सिडरी रिकॉर्ड्स या जर्नल भी देखोगे तो सारे चीज का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अदर रिपोर्ट देखोगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मिलेगा। चलो, अगर सवाल यही आता है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कलेक्शन कहाँ से होगा, मतलब किस रिकॉर्ड को हमें चेक करना होगा कि इनडायरेक्ट सॉरी ओवरहेड आइडेंटिफाई करने के लिए। अब बोलेंगे सर स्टोर इश्यू को चेक करना होगा, परचेज वाउचर को चेक करना होगा, पेरोल से टाइम शीट को चेक करना होगा, कैश बुक को चेक करना होगा, सब्सिडी रिकॉर्ड जनरल को चेक करना होगा, अदर रिकॉर्ड को चेक करना होगा। तो ठीक है, चलो, ये हो गया हमारा कलेक्शन ऑफ ओवरहेड। मतलब इनडायरेक्ट सॉरी ओवरहेड कहाँ मिलेगा? सर ओवरहेड पाकिस्तान में मिलेगा नहीं, ओवरहेड ये सब डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। अब हम सीखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, मतलब ओवरहेड कैसे क्लासिफाई होगा। देखो, ऑलरेडी ये चीज मैं सिखा चुका हूं तुम्हें क्लासिफिकेशन बेसिक चैप्टर में। पहले एलिमेंट वाइज अगर तुम ओवरहेड को क्लासिफाई करोगे, इसको तो हम कॉपी में नहीं लिखेंगे, ये सब हमारा नोट से पढ़ना होगा। ठीक है, अगर तुम एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन करोगे, तुम बोलो एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन होगा तो मटेरियल लेबर ओवरहेड। अब ओवरहेड सॉरी मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस। अब ओवरहेड का मतलब सारे इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही आएगा। तो एलिमेंट वाइज अगर तुम क्लासिफाई करोगे तो ओवरहेड क्लासिफाई होगा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, अगर तुम फंक्शन वाइज क्लासिफाई करोगे बेस्ड ऑन फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या होता है? मैन्युफैक्चर करना या प्रोडक्शन करना एक फंक्शन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन करना एक फंक्शन होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी एक फंक्शन होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक फंक्शन होता है। अगर तुम फंक्शन वाइज क्लासिफाई करोगे ओवरहेड को, तो ओवरहेड क्लासिफाई होगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, हाँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड। ओके, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन बिहेवियर वाइज। याद है कॉस्ट को मैंने बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन किया था, हाँ, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट आया था, हाँ। अगर ओवरहेड को तुम बिहेवियर वाइज क्लासिफाई करोगे तो वेरिएबल ओवरहेड है, हाँ, सेमी वेरिएबल ओवरहेड है, हाँ, फिक्स्ड ओवरहेड, हाँ। बिहेवियर वाइज अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो ओवरहेड होगा तीन प्रकार का, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, चलो, अब बोलेंगे सर ये इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होता है। यहाँ पे सबका एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो लुब्रिकेंट होगा, फिर उसके बाद कंज्यूमेबल होगा, कंज्यूमेबल में आएगा ग्लू, थ्रेड, नेल, रिवर्स, कॉटन वेस्ट एक्सेट्रा। तुम एक बार एक काम करो, ये पीडीएफ को रीड करो, बहुत सिंपल वे में लिखा हुआ है नोट्स, तुम्हें डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अब बोलेंगे सर इनडायरेक्ट लेबर का एक दो एग्जांपल दे दीजिए। सैलरी एंड वेजेस ऑफ फोरमैन, सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर्स, मेंटेनेंस लेबर, जनरल लेबर, आइडल टाइम कॉस्ट एक्सेट्रा। इनडायरेक्ट सर्विस, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, मेंटेनेंस एक्सेट्रा, ये सारे इनडायरेक्ट
सर्विस, इनडायरेक्ट सर्विस मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो ऑफिस में खर्चा होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। कलेक्शन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट हम बाद में पढ़ेंगे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रीटमेंट बाद में पढ़ेंगे, रिसर्च का बाद में पढ़ेंगे। सर अभी क्या पढ़ेंगे? अभी जो पढ़ेंगे मैं पढ़ाऊंगा, तुम चिंता मत करो। ये बहुत सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, इसको अभी पढ़ना दरकार नहीं है। देखो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, फिक्स्ड ओवरहेड, जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो फिक्स्ड ओवरहेड होता है, ठीक है। फीचर्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, इसको तुम रीड करोगे। वेरिएबल ओवरहेड, जो वेरिएबल खर्चा होता है वो वेरिएबल ओवरहेड होता है। सेमी वेरिएबल, फिर सेमी वेरिएबल को हम बाइफर्केशन करेंगे, फिक्स पोर्शन एंड वेरिएबल पोर्शन। क्या मेथड था? हाई लो मेथड था, फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड था, बहुत सारे मेथड था। ओके, यहाँ पे देखो दिया हुआ है ग्राफिकल मेथड, मतलब मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इन फिक्स्ड एंड वेरिएबल, ग्राफिकल मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, हाई लो मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। मतलब यहाँ तक हम बेसिक चैप्टर में कवर कर चुके हैं, इसीलिए खाली रेफरेंस देके मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। चलो, ओवरहेड का कलेक्शन हो गया, ओवरहेड का क्लासिफिकेशन हो गया। क्या चीज हुआ? ओवरहेड का कलेक्शन हुआ, ओवरहेड का क्लासिफिकेशन हुआ। यहां पे लिखो ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड, यहां पे जो स्पेस दिया हुआ है ठीक इधर ही लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड। देखो, ये ओवरहेड का ट्रीटमेंट के लिए दो चैप्टर है। कॉस्टिंग में ओवरहेड का ट्रीटमेंट के लिए दो चैप्टर है, एक होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और एक होता है ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग या ओवरहेड चैप्टर। तो ओवरहेड का ट्रीटमेंट एक्टिविटी वाइज हो सकता है, नहीं तो डिपार्टमेंट वाइज हो सकता है। अगर एक्टिविटी वाइज तुम ओवरहेड का ट्रीटमेंट करोगे तो वो हो जाएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर है। ये एक्टिविटी वाइज ट्रीटमेंट हम ओवरहेड चैप्टर में नहीं सीखेंगे। इसका मतलब ओवरहेड चैप्टर में हम जो ट्रीटमेंट सीखेंगे वो डिपार्टमेंट वाइज ट्रीटमेंट होगा। इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग। तो इसके लिए हम रेफर करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर। तो रेफर एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर, इसको रेफर करो ओवरहेड चैप्टर, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग में ओवरहेड का ट्रीटमेंट क्या होगा, या ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग के लिए ओवरहेड के लिए हम क्या स्टेप फॉलो करेंगे। हाँ, यहाँ पे जितना भी स्पेस है वो जगह नहीं होगा, तो एक काम करो, इस स्पेस को अभी यूज मत करो, ठीक है। पहले कॉपी में लिखो, फिर उसके बाद जब तुम रिवाइज करोगे यहाँ शॉर्ट में लिखोगे, ठीक है। चलो कॉपी में लिखो, सारे स्टूडेंट कॉपी में लिखो। जिसके पास मेरे मैट है वो भी कॉपी में लिखो, जिसके पास मेरे मैट नहीं है तुम भी कॉपी में लिखो। लिखो हाउ overhead is treated, how overhead is treated in absorption costing। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओवरहेड का ट्रीटमेंट क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओवरहेड का ट्रीटमेंट क्या होगा। देखो,
डिपार्टमेंट वाइज तुम ट्रीटमेंट कर सकते हो, एक्टिविटी वाइज ट्रीटमेंट कर सकते हो। एक्टिविटी वाइज अगर ट्रीटमेंट करोगे तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को सेपरेट चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे। डिपार्टमेंट वाइज अगर तुम ट्रीटमेंट करोगे तो उसको ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग कहते हैं, वो अभी डिस्कशन करेंगे। तो लिखो अंडर ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग फॉर ओवरहेड ट्रीटमेंट we will apply the following steps। पहले allocation of overhead। देखो वो तो होगा, पहले कलेक्शन होगा फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन होगा, ये कॉमन स्टेप है, चाहे वो एक्टिविटी वाइज हो या डिपार्टमेंट वाइज हो। पहले ओवरहेड कलेक्शन होगा फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन होगा। कलेक्शन क्लासिफिकेशन के बाद जो स्पेसिफिक स्टेप होगा वो स्पेसिफिक स्टेप में लिख रहा हूं। पहले एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। अब बोले सर ये एलोकेशन क्या होता है, ये सारी चीज हम सीखेंगे, तुम चिंता मत करो। पहले लिखो एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, फिर उसके बाद अपॉर्चुनमेंट ऑफ ओवरहेड, फिर रीअपॉर्चुनमेंट, फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवरहेड या सिलेक्टेड, हाँ लिखो ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवरहेड, बस इतना स्टेप हम, मतलब इतना स्पेसिफिक स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। इसके बाद फिर भी और 2-3 कंसेप्ट है, ये खत्म होने के बाद मैं उसका लिस्ट दूंगा। तो इसका मतलब जनरली हम ओवरहेड चैप्टर में सीखेंगे एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, अपॉर्चुनमेंट ऑफ ओवरहेड, रीअपॉर्चुनमेंट ऑफ ओवरहेड, ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवरहेड। तो पहले लिखो एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। अब बोलेंगे सर ये एलोकेशन क्या होता है। देखो मान लो, अच्छा ये जो पहले एक चीज दिमाग में सेट कर दो कि ओवरहेड चैप्टर में हम ओवरहेड को डिपार्टमेंट वाइज क्लासिफाई करेंगे। चलो एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचो, मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन XYZ लिमिटेड, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का जो डिपार्टमेंट होता है ना, डिपार्टमेंट दो तरीका होता है, कुछ होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और कुछ होता है सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से प्रोडक्ट निकलेगा, मतलब प्रोडक्ट हम बनाएंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सर्विस डिपार्टमेंट कुछ हेल्प करेगा, किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। इसका मतलब सर्विस डिपार्टमेंट का काम होना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को असिस्ट करना, सर्विस डिपार्टमेंट का काम होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को असिस्ट करना। हाँ सर, चलो मान लो पर पिक्चर देखो, ये तुम्हारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, ये तुम्हारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, ये तुम्हारा सर्विस डिपार्टमेंट, एक ही सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 से मान लो हम पेन बनाते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 से हम लोग आप बोलेंगे सर हम क्या बनाएंगे क्या बनाएंगे क्या बनाएंगे, चलो कैलकुलेटर बनाते हैं। अब मान लो कुछ प्लास्टिक मैंने खरीदा, तुम सोचो अगर तुम एक कंपनी करोगे, दो डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, एक सर्विस डिपार्टमेंट होगा।
एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तुम बोलोगे चलो तुम पेन बनाओ, और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलोगे कि चलो तुम कैलकुलेटर बनाओ, सर्विस डिपार्टमेंट को बोलोगे तुम उसको हेल्प करना, तो पूरा पिक्चर बनाओ, स्टोरी बनाओ, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ओवरहेड चैप्टर आ जाएगा वो स्टोरी में। पहले पेन के लिए हम प्लास्टिक खरीदेंगे, हाँ। अब बोलेंगे सर कैलकुलेटर क्या हम लकड़ी में बनाएंगे? नहीं, कैलकुलेटर के लिए भी कुछ प्लास्टिक खरीदेंगे, हाँ। पेन के लिए मान लो इंक खरीदेंगे, कैलकुलेटर के लिए इंक तो नहीं होगा, हाँ। कैलकुलेटर के लिए डिस्प्ले खरीदेंगे, हाँ, ठीक है। फिर प्रोडक्शन मतलब डिपार्टमेंट 1 का रेंट भी आएगा, सर्विस डिपार्टमेंट का रेंट भी आएगा, हाँ। अब बोलेंगे सर सर्विस डिपार्टमेंट में हम प्लास्टिक नहीं खरीदेंगे ना, क्यों? सर्विस डिपार्टमेंट में कुछ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है ना, प्लास्टिक किसके लिए चाहिए? सर सर्विस देने के लिए भी प्लास्टिक चाहिए, मतलब प्लास्टिक लगेगा नहीं बेटा। फिर इलेक्ट्रिसिटी भी आएगा तीनों डिपार्टमेंट में। चलो बस इतना सा ही समझो। अच्छा मान लो लुब्रिकेंट भी आएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सर्विस डिपार्टमेंट में लुब्रिकेंट नहीं होगा, सर्विस डिपार्टमेंट में जो आदमी होते हैं ना वो सर्विस देते हैं, ओके। चलो अब तुम सोचो, मुझे अल्टीमेटली कॉस्ट कैलकुलेशन करना होगा पेन कैलकुलेटर, तो पेन को मैं सेल करूंगा, कैलकुलेटर को भी सेल करूंगा। पिक्चर्स देखो, तो माइनस करेंगे कॉस्ट, माइनस करेंगे कॉस्ट, हमें मिलेगा प्रॉफिट। जब ये जो कॉस्ट हम माइनस करेंगे, हम यही कोशिश करेंगे कि सारे खर्चा माइनस होना चाहिए, तो जाके जो प्रॉफिट आएगा वो हमारा करेक्ट प्रॉफिट होगा। आप ऐसे करोगे, एक दो कॉस्ट माइनस करोगे और एक दो कॉस्ट माइनस नहीं करोगे, तुम बोलोगे चलो सर इतना प्रॉफिट हो गया, भाई जो बाकी कॉस्ट है उसको माइनस करने के बाद तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, हाँ। तो इसका मतलब यहां पे जो कॉस्ट माइनस होगा वो सारे कॉस्ट माइनस होगा, चाहे वो प्रोडक्ट का कॉस्ट हो, डिपार्टमेंट का कॉस्ट हो, सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट हो, पूरा कंपनी का खर्चा इधर माइनस होना चाहिए, नहीं तो प्रॉफिट कंपनी का नहीं होगा, हाँ। अब देखो जो पेन बेचोगे, पेन का सेलिंग प्राइस माइनस, सर पेन बनाने के लिए तो इतना खर्चा होगा, पेन बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए, इंक चाहिए, बस और कुछ नहीं। ये जो तीनों होगा ना, प्लास्टिक, इंक, डिस्प्ले, डिस्प्ले तो पेन के लिए नहीं आएगा, ये पेन का प्राइम कॉस्ट हो जाएगा, ये पेन का प्राइम कॉस्ट होगा। अच्छा कैलकुलेटर का जो कॉस्ट होगा, प्लास्टिक, इंक, डिस्प्ले, इंक तो कैलकुलेटर के लिए नहीं आएगा ना, तो ये कैलकुलेटर का प्राइम कॉस्ट होगा, ये कैलकुलेटर का प्राइम कॉस्ट होगा। क्या तुम ओनली प्राइम कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट निकालोगे या टोटल कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट निकालोगे? सर टोटल कॉस्ट। अब सवाल यही आ रहा है, क्या सर ये रेंट हम माइनस करेंगे? हाँ बेटा रेंट माइनस होगा। क्या सर ये इलेक्ट्रिसिटी माइनस करेंगे? हाँ। क्या सर ये लुब्रिकेंट माइनस करेंगे? हाँ। अच्छा एक काम करेंगे, पेन का रेंट, पेन का इलेक्ट्रिसिटी, पेन का लुब्रिकेंट, पेन का सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे, हाँ। कैलकुलेटर का रेंट, कैलकुलेटर का इलेक्ट्रिसिटी, कैलकुलेटर का लुब्रिकेंट, कैलकुलेटर का सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे, हाँ। बेटा ये जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा होगा इसका क्या होगा? अगर इसको तो माइनस नहीं करोगे तो सारे खर्चा माइनस नहीं हो रहा है, तो जो प्रॉफिट आएगा वो करेक्ट प्रॉफिट ही नहीं होगा, हाँ। तो इधर ट्रू प्रॉफिट पाने के लिए हमें सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा भी माइनस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर।
अब सवाल यही उठता है कि सर सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट किससे माइनस होगा? सर्विस डिपार्टमेंट का सेलिंग प्राइस से माइनस करो। बेटा वो सर्विस डिपार्टमेंट, उसमें कुछ प्रोडक्ट सेल नहीं होगा ना, वहां मतलब रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। अगर वहां रेवेन्यू जनरेट होता तो सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट सर्विस डिपार्टमेंट का रेवेन्यू से माइनस हो जाता, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट में कुछ रेवेन्यू नहीं होगा। फिर बोला सर्विस डिपार्टमेंट बेचारा बोल रहा है कि मैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा हूं, तो आज जो मेरा खर्चा हो रहा है इसको भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करो। इसका मतलब सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा आएगा ना, कुछ खर्चा मतलब कुछ पोर्शन पेन डिपार्टमेंट को आएगा, फिर कुछ पोर्शन कैलकुलेटर डिपार्टमेंट को आएगा। बस यही होगा ओवरहेड चैप्टर में। हाँ, अब बोलेंगे सर इसमें एलोकेशन क्या हुआ? तुम देखो रेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो रेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो रेंट तुम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अंदर लिखोगे, प्रोडक्शन 2 का जो रेंट तुम प्रोडक्शन या कैलकुलेटर डिपार्टमेंट का अंदर लिखोगे, सर्विस डिपार्टमेंट का जो रेंट तुम सर्विस डिपार्टमेंट का अंदर लिखोगे। हाँ या ना? इलेक्ट्रिसिटी 1 का 1 में लिखोगे, 2 का 2 में लिखोगे, 3 का 3 में लिखोगे, लुब्रिकेंट 1 का 1 में लिखोगे, 2 में लिखोगे, एक्सेट्रा। ये जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का खर्चा इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के अंदर लिख रहे हो, इसको कहते हैं एलोकेशन, इसको कहते हैं एलोकेशन। अच्छा सर एलोकेशन तो समझ में आ गया, मतलब प्रोडक्शन P1 के अंदर रेंट इलेक्ट्रिसिटी लुब्रिकेंट, P2 के नीचे रेंट इलेक्ट्रिसिटी लुब्रिकेंट, S के नीचे रेंट इलेक्ट्रिसिटी, बस इतना काम हो जाएगा एलोकेशन। अपॉर्शनमेंट क्या होता है बता दीजिए। ओके, मान लो मेरे पास एक ही सुपरवाइजर है, मैंने बोला कि चलो तुम तीनों डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करो। अब जो सुपरवाइजर सैलरी लेगा, क्या ये P1 का? नो। क्या ये P2 का? नो। क्या ये S का? नो। ये तीनों डिपार्टमेंट का? हाँ। अब ये जो सुपरवाइजर का सैलरी हम क्या करेंगे, किसके नीचे लिखेंगे? ये तो P1 का नहीं तो उसका नीचे नहीं लिखेंगे, P2 का नहीं P2 के नीचे नहीं लिखेंगे, P3 का S का नहीं S के नीचे नहीं लिखेंगे, लेकिन इसको हम तोड़ेंगे, कुछ पोर्शन P1 को देंगे, कुछ पोर्शन P2, कुछ पोर्शन S। इसको कहते हैं अपॉर्शनमेंट। जब कॉमन खर्चा सारे डिपार्टमेंट का अंदर अपॉर्शनमेंट होगा, जब कॉमन खर्चा सारे डिपार्टमेंट का अंदर अपॉर्शनमेंट होगा, उसको कहते हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। चलो एलोकेशन हो गया, अपॉर्शनमेंट हो गया। अब समझो रीअपॉर्शनमेंट क्या होता है। मैंने बोला सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा होगा ना, वो कुछ पोर्शन P1 को आएगा, कुछ पोर्शन P2 को आएगा, इसको कहते हैं रीअपॉर्शनमेंट। मतलब पहले तो मैंने अपॉर्शनमेंट करके P1 P2 S को लिखा था, फिर उसके बाद S का खर्चा को फिर से मैं अपॉर्शनमेंट कर रहा हूं P1 एंड P2 को, इसको कहते हैं रीअपॉर्शनमेंट। जब तुम सेकंड बार अपॉर्शनमेंट करोगे ना, उसको मतलब पहले एग्जाम दोगे, फिर सेकंड टाइम अगर एग्जाम दोगे उसको री एग्जाम कहते हैं। हाँ, पहला एलोकेशन हुआ, रीअपॉर्शनमेंट हुआ था, फिर उसके बाद और एक बार अपॉर्शनमेंट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? रीअपॉर्शनमेंट। चलो एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट का स्टोरी मैंने तुम्हें समझा दिया। स्टोरी याद रहा? हाँ सर। ये दिल तू उसे भूल जा, ये दिल तू उसे भूल जा। लिखो एलोकेशन ऑफ ओवरहेड में व्हेन or write the डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट। बेटा डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होगा तो वो प्राइम कॉस्ट हो जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट, बट या व्हिच आर indirect to the product
It is known as, it is called as allocation. In other words, assignment of manufacturing cost. In other words, assignment of manufacturing cost, assignment of manufacturing to various cost centers is referred as cost allocation. नेक्स्ट लिखो अपोर्शन में, अच्छा ये तुम्हारा स्टेप वन एलोकेशन, फिर उसके बाद स्टेप टू अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। स्टेप टू अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, तो लिखो व्हेन कॉमन एक्सपेंसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड among the department on a logical basis. When common expenses are distributed among the department on a logical basis, then it is called as apportionment. आप बोलेंगे सर कॉमन आइटम्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा एमंग ऑल डिपार्टमेंट लॉजिकल बेसिस में। हाँ, जो ग्रुप वन का फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर में एक चैप्टर था डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में भी हम लोग कॉमन एक्सपेंडिचर को वेरियस डिपार्टमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन किए थे। बस रेंट के लिए एरिया होगा लॉजिकल बेसिस, रिपेयर डिप्रिसिएशन इंश्योरेंस ऑफ अ प्लांट के लिए वैल्यू ऑफ अ प्लांट होगा। तो चलो लिखो फुल स्टॉप देके, फॉलोइंग आर कंसिडर्ड आज, followings are considered as लॉजिकल बेसिस। चलो आइटम्स बेसिस, आइटम्स में लिखो इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग का इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, रेंट, रेट्स, टैक्सेस। इस सब के लिए होगा एरिया ऑक्युपाइड, और फ्लोर स्पेस ऑक्युपाइड। repairs of a plant, depreciation of plant, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट। मतलब प्लांट रिलेटेड जो भी खर्चा होगा तो इसका लॉजिकल बेसिस होगा वैल्यू ऑफ प्लांट ऑन मशीनरी। मशीनरी का, प्लांट ऑन मशीनरी का वैल्यू, ओके। इंश्योरेंस ऑन स्टॉक, बोलो बेसिस क्या होगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक। और क्या होगा, पावर कॉस्ट, बोलो बेसिस क्या होगा, हॉर्स पावर या किलोवाट आवर्स।
कैंटीन एक्सपेंसेस, टाइम कीपिंग एंड पर्सनल डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस, कैंटीन एक्सपेंसेस, टाइम कीपिंग एंड पर्सनल डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस, वेलफेयर एक्सपेंसेस, ये सब का लॉजिकल बेसिस होगा नंबर ऑफ एम्प्लॉय। वर्कमैन कंपेंसेशन, अदर कंपेंसेशन, इसका बेसिस होगा, सुइटेबल बेसिस होगा डायरेक्ट वेजेस। ओके, तो पहले अलोकेशन होगा, फिर उसके बाद अपॉर्चनमेंट होगा। एक नोट लिखो, द टोटल कॉस्ट ऑफ द एबव टू स्टेप, ये दो स्टेप का टोटल इज नोन एज टोटल कॉस्ट आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो कॉस्ट का टोटल होगा, टोटल कॉस्ट आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो एक काम करते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक एग्जांपल सीखते हैं। तो लिखो एक एग्जांपल, EX Limited has 3 production department, X, Y and Z, and 2 service department, A and B। EX Limited का 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट XYZ and 2 सर्विस डिपार्टमेंट A and B। The following estimated figures for a certain period have been made available. Rent 10,000, lighting 1200, indirect wages 3000, पावर भी 3000, depreciation of machine 20,000, sundry expenses 20,000। Following further details are also available. Following further details are also available. Particular total X, Y, Z, A, B। फ्लोर एरिया टोटल तुम्हारा 10,000 स्क्वायर फुट, X यूज कर रहा है 2000, Y 2500, Z 3000, A 2000, B 500। लाइट पॉइंट तुम्हारा टोटल 120, X 20, Y 30, Z 40, A 20, A 10। डायरेक्ट ओजेस भी दिया हुआ है, टोटल तुम्हारा 20,000,
बेटा याद रखो डायरेक्ट वेजेस ओवरहेड नहीं, डायरेक्ट वेजेस ओवरहेड नहीं, डायरेक्ट वेजेस प्राइम कॉस्ट का पार्ट, लेकिन इनडायरेक्ट वेजेस का बेसिस होगा डायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस को अपॉर्चुनमेंट करने के लिए उसका बेसिस होता है डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस तुम्हारा 20,000, जो एक्स का 6,000, वो 4,000, 6,000, 3,000, 1,000। कॉस्ट ऑफ मशीन भी दिया हुआ है टोटल 1 लाख, यहाँ पे 24,000, इधर 32,000, 40,000, 2,000, 2,000। हॉर्स पावर ऑफ मशीन टोटल 300, 120, 60, 100, 20, इसमें नहीं है। प्रिपेयर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेटमेंट, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट बनाओ। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चीज आएगा? लोकेशन आएगा, अपॉर्चुनमेंट आएगा। तो लिखो स्टेटमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आंसर शुरू हो रहा है। स्टेटमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट बनाओ। देखो इसमें एलोकेशन के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट का डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, जो भी है कॉमन एक्सपेंडिचर। तो इसमें एलोकेशन तो हम नहीं सीखेंगे, अपॉर्चुनमेंट सीखेंगे। ठीक है, चलो पर्टिकुलर बेसिस एक्स वाई जेड ए बी टोटल। और रेंट तो बेसिस क्या होगा? 20:25:30:20:5। क्यों? फ्लोर एरिया बेसिस होगा। और रेंट का टोटल कितना? 10,000। तो उसके हिसाब से एक्स का आएगा 2,000, वाई का 2,500, इधर 3,000, 2,500। ये जो स्टेप्स में फॉलो कर रहा हूं, ये तुम्हारा अपॉर्चुनमेंट, ये एलोकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एलोकेशन के लिए कुछ भी आइटम नहीं है, जो भी आइटम है वो अपॉर्चुनमेंट होगा। लाइटिंग, लाइट पॉइंट होगा तुम्हारा बेसिस, तो 2:3:4:2:1। बोलो टोटल कितना? 100 नहीं, 1200। 200, 300, 400, 200, 100। लाइटिंग के बाद इनडायरेक्ट वेजेस, उसका बेसिस होगा डायरेक्ट वेजेस 6:4:6:3:1। टोटल कितना? 3,000। अब एलोकेशन करो, 900, 600, 900, 450, 150। इनडायरेक्ट वेजेस के बाद पावर, पावर का बेसिस होगा हॉर्स पावर। हॉर्स पावर कितना? 12:6:10:2:0। टोटल तुम्हारा 3,000, हाँ 1,200, 600, 1,000, 200। इसका नहीं। पावर के बाद डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, मशीन का डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन का मशीन कॉस्ट ऑफ मशीन होगा उसका बेसिस, तो कॉस्ट ऑफ मशीन में 24:32:40:2:2, टोटल कितना तुम्हारा 20,000। अब इसको इस रेशियो में अपॉर्चुनमेंट करो, 4800, 6400, 8,000, 400, 400। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस का बेसिस होगा, देखो जिसके लिए कुछ भी बेसिस नहीं है फिर डायरेक्ट वेजेस पता है तो उसके लिए तुम डायरेक्ट वेजेस का बेसिस भी ले सकते हो। तो अदर एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पे कुछ मतलब लॉजिकल बेसिस नहीं है, इसीलिए हम यही एज्यूम करते हैं कि अदर एक्सपेंसेस से हमारा डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से अपॉर्चुनिटी होगा। तो अदर एक्सपेंसेस का बेसिस होगा डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस तुम्हारा 6:4:6:3:1, टोटल कितना 20,000, 6,000, 4,000, 6,000, 3,000, 1,000। देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस है लेकिन मैं ओवरहेड का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं तो डायरेक्ट वेजेस इसमें नहीं आएगा। अब लिखो टोटल ओवरहेड कॉस्ट आज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से टोटल ओवरहेड कॉस्ट कितना आ रहा है। ये जो स्टेप्स मैंने किया ये अपॉर्चुनमेंट का स्टेप, एलोकेशन का स्टेप नहीं है। एक्स का देखो 2000 प्लस 200 प्लस 900 प्लस 1200 प्लस 4800 प्लस 6000, 15,100, 2500, 300, 600, 600, 6,400, 4,000, 14,400, 3,400, 900, 1,000, 8,000, 6,000, 19,300, 2,200, 450, 200, 400, 2,000, 62, और एक बार से करो 2,000, 200, 450, 200, 4,000। अच्छा आई एम सॉरी, डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नहीं आएगा, मैंने भूल गया था। डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नहीं आएगा, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट है ना ए बी, तो सर्विस डिपार्टमेंट तो कुछ प्रोडक्ट नहीं है, तो सर्विस डिपार्टमेंट का जो डायरेक्ट कॉस्ट वेजेस होगा वो ओवरहेड। तो ओवरहेड कौन है, मतलब डायरेक्ट वेजेस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्राइम कॉस्ट में आएगा, लेकिन डायरेक्ट वेजेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ये तो ओवरहेड में आएगा ना। तो डायरेक्ट वेजेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट देखो कितना 3,000, 1,000, ये हो रहा है तुम्हारा 9250, बी का हो रहा है 31, 3150। नोट लिखो, एक नोट लिखो यार, रिमेंबर दैट
direct wages of production department is a part of prime cost, not an overhead, but direct wages of service department is an प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस प्राइम कॉस्ट का एक पार्ट है, वो ओवरहेड नहीं होगा, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस ओवरहेड का पार्ट बन जाएगा, इसीलिए वो स्टेटमेंट में। मैं तुम्हें एग्जैक्टली 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तुम इस 2 मिनट में एक काम करो, ये एग्जाम्पल को और एक बार समझो, ठीक है, फिर हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे।
बोलो, ये एग्जाम्पल समझ में आया? सर इसमें है क्या? ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के साथ हमारा अलोकेशन एंड अपॉर्चुनिटी का कंसेप्ट खत्म हो गया। ठीक है, चलो इस वीडियो को मैं यहीं पे ब्रेक कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं रीअपॉर्चुनमेंट सिखाऊंगा। रीअपॉर्चुनमेंट थोड़ा लेंदी टॉपिक। रीअपॉर्चुनमेंट में हमको 4 या 5 मेथड्स पढ़ना पड़ेगा। स्टेप लैडर मेथड, डायरेक्ट मेथड, बहुत सारे मेथड्स होता है। तो इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा सभी लोगों को कि नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले इसको अच्छे से रिवाइज करो, अलोकेशन अपॉर्चुनमेंट तक एकदम क्लियर होके आइए। तो थैंक यू, टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, थैंक यू, टाटा, बाय।